हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर सारे बच्चों को। और अब आपका 2020 आ गया और साथ में आपके लिए कोरोना का गिफ्ट लेके आ गया है। तो आपने अपने हेल्थ का भी साथ में ध्यान रखना है और स्टडीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि सीबीएसई ने बता दिया है आपका कि एग्ज़ाम तो होंगे ही होंगे, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो स्टडीज़ को बिल्कुल भी ये ना हो कि आप पढ़ना छोड़ दो कोरोना के सहारे, तो ऐसा मत करना। तो आपको याद होगा, हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन करने वाले थे आज। मैंने बोला था एनपीओ चैप्टर का। आज हम एक आपकी बुक का इलस्ट्रेशन करेंगे जिसमें प्रॉपर तरीके से करेंगे कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, वर्किंग नोट कैसे होते हैं, कैसे पूरा क्वेश्चन सोल्व होता है। सबसे पहले तो आप बच्चों को जब ये क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बच्चे, तो बच्चों के दिमाग में एक डाउट आता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन हम एग्ज़ाम में कितनी देर में करेंगे, कितना टाइम लगना चाहिए। तो इस क्वेश्चंस को करने के क्या स्टेप्स हैं, आपने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, फिर आगे क्या प्रिपेयर करना है, तो उसको साथ में लेके करेंगे ताकि आपका पेपर में टाइम भी बचे और प्रॉपर करेक्ट आंसर भी आए। तो देखो, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख गया होगा। पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी आपको क्वेश्चन है आपने देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है। कई बार क्या होता है, सिर्फ आपसे इनकम एक्सपेंडिचर पर पूछता है, लेकिन बच्चे बैलेंस शीट भी बनाने लग जाते हैं और फालतू में अपना टाइम खराब करते हैं। तो आपने सबसे पहले ये मिस्टेक नहीं करनी। अब आपने पढ़ लिया कि क्या बनाने के लिए बोला और कौन से ईयर का बोला, ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में मैंने आपको बताया था ईयर में, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। इसके बाद आपने नीचे की एडजस्टमेंट पढ़नी है। देखो, इसमें भी आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दे रखी है। एडजस्टमेंट को देखना है कि किस किस पॉइंट में एडजस्टमेंट है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में उसको आपने निशान लगा लेना है। जैसे बुक्स में है या आपके सब्सक्रिप्शन में है, रेंट में है, तो उस पर निशान लगा लेना है, ए लिख देना है कि इस पर एडजस्टमेंट है। इसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है उसको आपने पहले करना है, एडजस्टमेंट वाले पार्ट बाद में करने हैं। और जो बाकी बच गए जिनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है उनको जल्दी करना है, क्योंकि वो 1 या 2 मिनट में आपके फटाफट ख़त्म हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन। अब देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले पेमेंट साइड में आपको रेंट एंड टैक्सेस दिया है, बट उसके ऊपर आपकी एडजस्टमेंट है, इसे हम बाद में करेंगे। फिर सैलरी दी है। अब सैलरी हमारा एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू सैलरीज। जितना अमाउंट दिया आपका 1,09,000। ठीक है। अब इसके बाद आपको दी गई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वो भी यहाँ आ जाएगा। शॉर्ट में लिख रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो सके हमारा। 6,200 के। देन आपको दे रखा है जर्नल एक्सपेंसेस, ये आपको दिए 12,500 के। देखो, अभी मैंने इसके फॉर्मेट के ऊपर हेडिंग भी नहीं डाली कि इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड। ये आपको पेपर में पूरा लिखना है, अगर सब्जेक्टिव पेपर होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, अब जो भी आपको साल गिवन होगा। ठीक है। इसके बाद आपके दे रखे हैं बुक्स। अब बुक्स याद रखना है, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आती, क्योंकि ये हमारी एसेट होती है और एसेट कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में। हाँ, अगर बुक से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है, डेप्रीशिएशन है या कोई और एडजस्टमेंट है, वो हम आगे देखेंगे। वैसे बुक्स में है, हमने निशान लगा लिया है पहले से ही। अब इसके बाद दिया हुआ आपको ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ऑफिस एक्सपेंसेस भी आपके यहाँ पे आते हैं। P&L, जैसे P&L में जाते रहे वैसे यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर में ये हैं आपके, आई थिंक 45,000 के। अब देखो, पेमेंट साइड की विदाउट एडजस्टमेंट वाली सारी चीज़ें खत्म हो गई। नीचे जो कैश एट बैंक और कैश इन हैंड देखा है, वो भी हमारी एसेट है, तो वो भी आपका कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। उसका भी आपने यूज़ नहीं करना। अब आ जाओ इनकम साइड में। इनकम साइड में सबसे पहले आपको दे रखी है एंट्रेंस फीस। अब एंट्रेंस फीस में भी आपका क्या है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला, सीधा कहाँ पे लिख दोगे, इनकम साइड में बाय एंट्रेंस फीस। अमाउंट आपको है 55,200। ये आ गया आपका इनकम साइड में। देन आपका सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में तो हर बार मोस्टली आपको एडजस्टमेंट मिलती ही है, तो इसको भी बाद में करेंगे। देन जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन हमेशा इनकम साइड में आता है। जनरल डोनेशन का अमाउंट हमें गिवन है 56,100। ये हो गया आपका जनरल डोनेशन भी। देन आपका दे रखा है लेगेसी डोनेशन। अब देखो, लेगेसी डोनेशन के बारे में या तो क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट में मेंशन होता है ये किस चीज़ के लिए है। अगर मेंशन नहीं होता तो हम इसको भी कहाँ पे लेते हैं, अपने इनकम में।
लेगेसी डोनेशन का अमाउंट है आपका 50,000। इंटरेस्ट दिया है नेक्स्ट, इंटरेस्ट भी हमारी इनकम है। इंटरेस्ट है 4,100। और एक दिया हुआ है टू सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम। कोई एनपीओ ने प्रोग्राम करवाया होगा तो उससे जो टिकट्स बेच के उनको प्रॉफिट हुआ है, सरप्लस हुआ है, ये भी हमारी इनकम होती है, तो ये भी हम लिख लेते हैं। इसका अमाउंट है 8,200। अब हमारी विदाउट एडजस्टमेंट वाली चीज़ें हो गई ख़त्म। अब हमने क्या करनी है जिन पे एडजस्टमेंट थी। अब सबसे पहले हमारी एडजस्टमेंट थी रेंट पे। अब देखो रेंट का जो हमें इनकम एक्सपेंड सॉरी रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो अमाउंट दिया वो दिया हुआ है 86,100। ठीक है, और नीचे क्या एडजस्टमेंट बोली गई है कि 18,000 वॉज ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग बाय वे ऑफ रेंट इन द बिगिनिंग एज वेल एज एट द एंड ऑफ द ईयर। वो कह रहा है कि रेंट का 18,000 रुपये साल की स्टार्टिंग में भी आउटस्टैंडिंग था और साल के एंड में भी आउटस्टैंडिंग था। दोनों में अमाउंट सेम है, साल की स्टार्टिंग में भी 18,000 है और एंडिंग में भी 18,000। तो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनका क्या ट्रीटमेंट होता है। जो आउटस्टैंडिंग आपके साल के एंड में है, जितना अमाउंट साल के एंड में आउटस्टैंडिंग है वो आपका ऐड हो जाता है। तो 18,000 ही ऐड होना है और 18,000 ही लेस होगा, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग का बिगनिंग वाला अमाउंट होता है वो एक्चुअल अमाउंट में से माइनस कर दिया जाता है। तो दोनों का अमाउंट सेम ही था, 18,000 ही ऐड हो रहा है, 18,000 ही लेस हो रहा है, तो सेम का सेम अमाउंट आ जाएगा 86,100। हर बार ऐसा नहीं होगा कि सेम अमाउंट हो, एक या दो एक्सेप्शनल वो होती है कंडीशन, मतलब सिचुएशन आपकी आएगी जहाँ पे सेम दिया हो। इस क्वेश्चन में हमें सेम दिया था। अब इसके अलावा बुक्स में था। अब बुक्स का फोर्थ पॉइंट अगर आप पढ़ोगे तो बोला गया राइट ऑफ 5,000 फ्रॉम फर्नीचर एंड 30,000 फ्रॉम बुक्स। इसका मतलब ये डेप्रीशिएशन है बच्चों, राइट ऑफ का मतलब होता है डेप्रीशिएशन वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा टू डेप्रीशिएशन बुक्स का जितना है और फर्नीचर का जितना है, दोनों का लिखेंगे। बुक्स का है 30,000 और फर्नीचर का है 5,000, टोटल करके लिख देंगे 35,000। ये हो गया हमारा फोर्थ वाली एडजस्टमेंट, तो पूरी तरह कंप्लीट हो गई। थर्ड वाली भी कंप्लीट हो गई। फर्स्ट वाली जो एडजस्टमेंट है वो क्या है कि इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब साल की स्टार्टिंग में क्लब के पास बुक्स थी 3 लाख रुपीज़ की और फर्नीचर था 58,000 का। ये तो हमें दोनों एसेट्स दे रखे हैं कि हमारे पास ओपनिंग एसेट्स बुक्स की और फर्नीचर की कितनी थी। ये कहाँ पे काम आएगी वो भी हम आगे देखेंगे जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। अब आ जाओ आपके वाले पॉइंट में क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। एरियर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, याद रखना है बात, एरियर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। ऑन 1 अप्रैल 2018 कि 1 अप्रैल 2018 को कितना हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, और हमारा ये इनकम एक्सपेंडिचर बन रहा है 31 मार्च 2019 का, और हमारा ईयर कब स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2018 को। तो मतलब ये हमें सब्सक्रिप्शन की ओपनिंग दे रखी है आउटस्टैंडिंग वाली। तो अब ये जो एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन की, ये हमें अलग से वर्किंग नोट में करके दिखानी होती है अगर हम अकाउंट वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं। अगर हम इनकम वो स्टेटमेंट वाला कर रहे हैं तो हम उसे यहाँ पे भी कर सकते हैं लिख के, लेकिन मोस्टली मैंने आपको कहा था आप अकाउंट वाला ही करना, उसमें इजी भी रहती है। और जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन कैसे होती है वो नहीं सीखी है तो प्लीज़ पहले आप वो वीडियो देखना ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। सब्सक्रिप्शन सबसे मेन पॉइंट है इस पूरे टॉपिक में। अगर आपका सब्सक्रिप्शन गलत आ रहा है, सब्सक्रिप्शन निकालना नहीं आ रहा, तो सोच लेना आपके 2 से 3 मार्क्स ऐसे ही चले जाएंगे। ठीक है, तो हम अकाउंट बनाते हैं, छोटा सा एक बना लेते हैं रफली। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की आपको याद होगा यहाँ आती थी, तो यहाँ पे हमें दे रखा है अमाउंट सब्सक्रिप्शन का 6,000, साथ में ही क्लोजिंग का अमाउंट दे रखा आउटस्टैंडिंग का, तो वो यहाँ पे आती थी बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। एडवांस का हमें कुछ नहीं दिया, ये भी जीरो हो गया ओपनिंग, एडवांस की क्लोजिंग भी हो गई जीरो। अब हमें आप देखोगे रिसिप्ट साइड में थर्ड पॉइंट दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन का 2,20,000। ये वो अमाउंट है बच्चों जो बैंक वाला होता है, जो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखते थे, ये वो अकाउंट है 2,20,000। अब इसका हम टोटल करेंगे तो ये आ गया 2,27,000
और यहाँ पे भी 2,27,000। और हमें क्या चाहिए होता है कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, तो ये आ गया हमारा 2,21,000 इनकम एक्सपेंडिचर का अकाउंट। ये आपको वर्किंग नोट में अलग से शो करना पड़ेगा नीचे क्लियरली पूरे फॉर्मेट के साथ, बिकॉज वर्किंग नोट आपका पार्ट माना जाता है आंसर का। फिर हम वर्किंग नोट जब बना लेते हैं तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट नंबर 1, या जो भी आपका 1 है तो 1, 2 है तो 2, और यहाँ पे लिख देंगे 2,21,000। क्लियर। अब ये वाला पॉइंट भी हो गया। इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और जो पेमेंट साइड में हमें ऑफिस एक्सपेंसेस के नीचे इन्वेस्टमेंट दे रखी है, तो बच्चों इन्वेस्टमेंट भी हमारी क्या होती है, एसेट होती है। अगर हमें इन्वेस्टमेंट के साथ इंटरेस्ट का रेट दिया होता तो हम इंटरेस्ट निकालते और उसको इनकम साइड में लिखते, तो हमें तो इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन है, तो इसका हमें कुछ नहीं करना है। अब ये हो गया आपका कंप्लीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब आपको क्या करना है, इनकम साइड का टोटल करना है, एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करना, और देखना कौन सा साइड ज्यादा आ रही है। जैसे आपने 11th में P&L में किया, सेम फॉर्मेट। अगर इनकम साइड ज्यादा आती है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू सरप्लस, और अगर एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा आती है तो ये वर्किंग नोट अगर ना हो यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय डेफिसिट। और कहाँ पे इस चीजों को ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे P&L में नेट प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में जाता था, तो यहाँ पे भी सरप्लस और डेफिसिट कहाँ पे जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। तो इस क्वेश्चन में आपका सरप्लस निकल के आ रहा है 1,08,000, ये आपका सरप्लस निकल के आ रहा है। फिर दोनों साइड को हम टोटल कर देंगे, तो ये बन गया आपका कंप्लीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बहुत सिंपल सा होता है, बस आपने एक बार एडजस्टमेंट को सीख लिया कि एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, तो ये आपका बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है। अब देखो इसके आगे बनती है इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मैंने आपको बताया था कि दो बैलेंस शीट बनती है, एक वर्किंग नोट में और एक मेन बैलेंस शीट। वर्किंग नोट बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास कैपिटल का अकाउंट आप देखोगे कहीं पे भी कैपिटल नहीं दी हुई, और विदाउट कैपिटल बैलेंस शीट आपकी बन नहीं सकती। तो चलो अब करते हैं बैलेंस शीट, फटाफट 2 मिनट में हो जाती है इसकी बैलेंस शीट, खत्म करते हैं आगे। तो चलो बच्चों अब बनाते हैं आपकी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में हम पहले कौन सी बना रहे हैं, जो आपका वर्किंग नोट है। ये वर्किंग नोट वाली बैलेंस शीट है जो बनती है आपकी 1 अप्रैल 2018 वाली, जो हमारा इस साल की ओपनिंग है। हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं ताकि हमें क्या पता चल सके, कैपिटल का अमाउंट। अब देखो हमें सारी ओपनिंग की एसेट्स चाहिए होंगी और ओपनिंग की लायबिलिटीज चाहिए होगी। तो पहली जो एडजस्टमेंट थी उसमें लिखा हुआ था इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब हैड बुक्स ऑफ 3 लाख। तो बुक हमारी एसेट्स हैं, तो बुक्स यहाँ आ जाएगी 3 लाख। इसके बाद फर्नीचर हमें गिवन था 58,000 का। अब बच्चे जब मैं ये करवा रहा होता हूँ तो बच्चों को डाउट आता है कि भैया डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगाया आपने, अपने एक्सपेंडिचर में तो डेप्रिसिएशन लगाया था। तो डेप्रिसिएशन बच्चों साल के एंड में लगता है, तो जब एंड की क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी तब यहाँ से वो माइनस होगा, अदरवाइज नहीं। अब इसमें कैश भी आएगा। कैश कहाँ पे है बेटा, जो रिसिप्ट का टू बैलेंस BD होता है वही हमारा कैश का बैलेंस होता है। ये बात याद रखना, बच्चे ये भूल जाते हैं पॉइंट, कैश को लिखना भूल जाते हैं, क्योंकि कई बार वो जैसे यहाँ पे कैश इन हैंड क्वेश्चन में गिवन है लेकिन उसमें नहीं दिया होता, सिर्फ टू बैलेंस BD लिख देते हैं, तो वो होता है हमारा कैश वाला बैलेंस। इसके अलावा हमारे पास लायबिलिटी जो थी वो थी आउटस्टैंडिंग रेंट। अभी हमने देखा था कि साल की स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग रेंट था 18,000 का, तो वो हमारी लायबिलिटी में आएगा। और हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी गिवन था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारी एसेट होती है 6,000। इस चारों के अलावा और कोई चीज़ नहीं थी। और बच्चों को क्या डाउट आता है कि भैया हमने इन्वेस्टमेंट ली थी, आपने बताया कि इन्वेस्टमेंट एसेट है। तो बच्चों ये जो इन्वेस्टमेंट हमने लिए साल के ड्यूरेशन बीच में लिए हैं, कहीं हमें डेट गिवन नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें या तो एंड में हमने 31 मार्च को लिया इन्वेस्टमेंट या साल के बीच में लिया। हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि हमारे पास ओपनिंग इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई थी। अगर ओपनिंग पहले से पड़ी होती तो हमें मेंशन किया होता बुक्स और फर्नीचर के साथ। अब इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। अब आपने क्या करना है, इसका टोटल करना है। तो इस साइड का टोटल आपका आ रहा है 5,0300। और यहाँ पे आपका निकल के आएगा कैपिटल फंड। आपको ये तो पता ही है कि लायबिलिटी और एसेट साइड दोनों इक्वल आनी चाहिए, मतलब ये वाली साइड भी आपकी आएगी 5,500 300।
अब कैपिटल फंड आएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। कैसे आएगा? 5,05,000 में से आप 18,000 माइनस कर दोगे तो आपकी कैपिटल आ जाएगी। ये भी आपकी वर्किंग नोट वाली बैलेंस शीट है। इसके बाद अब हम क्या बनाएंगे, जो मेन बैलेंस शीट होती है, जो आपका सोल्यूशन का पार्ट है। तो चलो अब देखते हैं बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब ये इसकी डेट क्या होगी आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट की? 31 मार्च 2019। और पहले करते हैं लायबिलिटी साइड, छोटी सी होती है। अब यहाँ पे भी पहले जो आउटस्टैंडिंग रेंट था वो यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि साल के एंड में भी बोला गया था 18,000 का जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो है। और हमने जो कैपिटल निकाली होगी वो कैपिटल भी आएगी। तो इनकी कैपिटल जो आ रही थी वो आ रही थी 4,87,300। और साथ में आपको लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 2। ये आपका वर्किंग नोट नहीं है, अब ये मेन सोल्यूशन है। और वर्किंग नोट नंबर 2 इसलिए लिखा है क्योंकि सब्सक्रिप्शन का जो वर्किंग नोट था वो 1 नंबर था। तो ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 2। इसमें हम ऐड करेंगे सरप्लस, इतना सरप्लस हमारा आया था, और बाहर लिख देंगे इसका टोटल। बस लायबिलिटी साइड में और कुछ नहीं आ रहा, कोई लायबिलिटी नहीं है और क्लब के ऊपर। अब आ जाते हैं एसेट साइड में। अब एसेट साइड में जो बुक्स थी 3 लाख। अब इसके बाद पेमेंट साइड में हमने कुछ बुक्स खरीदी भी थी। अगर आप देखोगे 31,200 की बुक्स हमने खरीदी थी, तो वो इसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी हमें। और फिर लेस करेंगे जो डेप्रिसिएशन जो हमने राइट ऑफ कर दी थी बुक्स 30,000 की। अब जितना टोटल आएगा वो लिख देंगे बाहर। ये हो गया आपका बुक्स का अमाउंट। ठीक है, पहले क्या करना है, आपने जितनी परचेज करी है वो ऐड करना है और जितना डेप्रिसिएशन लगा वो माइनस। ऐसे ही फर्नीचर हमारे पास स्टार्टिंग का था 58,000, डेप्रिसिएशन लगा था 5,000 का, तो 53,000 हो गया आपका फर्नीचर का अमाउंट। इसके अलावा हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था क्लोजिंग का 7,000। ये क्लोजिंग का था आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इसके बाद हमारे पास हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी थी साल के बीच में। अब वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में तो आएगी। और कितनी खरीदी थी? 1,40,000 की। अब कैश का ओपनिंग टू बैलेंस बीडी वाला था रिसिप्ट अकाउंट का, तो जो आपको बाय बैलेंस सीडी दे रखा है वो आपका हो गया क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दे रखा है, तो ये दोनों के दोनों जाएंगे। एक दे रखा है हमें 43,000 कैश इन हैंड का अमाउंट, और कैश एट बैंक का अमाउंट है 61,900। अब इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब आपने दोनों साइड का टोटल करना, और आपकी दोनों साइड अगर इक्वल आ जाती है तो मतलब आपने क्वेश्चन सही किया है, अदरवाइज आपके क्वेश्चन में कोई गलती है। कैश भी हो गया आपका, इन्वेस्टमेंट भी हो गई, बुक्स भी हो गई, फर्नीचर भी हो गई, और वो भी हो गया आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये होता है कंप्लीट क्वेश्चन इनकम एक्सपेंडिचर का। 8 मार्क्स का लगभग ये क्वेश्चन आता है। अब अगर ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो अलग अलग से पूछेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे, या सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन तो दे सकते हैं वो MCQ में। लेकिन अगर प्रॉपर क्वेश्चन आता है तो आपको इतना बड़ा क्वेश्चन करना ही पड़ता है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप सीक्वेंस वाइज करोगे, जैसे मैंने बताया कि पहले आपने देखना है कि क्या बनाना है, कौन से ईयर का बनाना है, प्लस आपको एडजस्टमेंट क्या दी है। बच्चे क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करना भूल जाते हैं। मान लो रेंट की थी, एडजस्टमेंट पड़ी नहीं, रेंट फटाफट लिख दिया, फिर उससे क्या होगा, आपकी प्रेजेंटेशन खराब होगी, आपको काटना पड़ेगा। ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है। अकाउंट्स में आपको पता है आपके प्रेजेंटेशन के मार्क्स है। चलो ये बच्चों, ये तो था इजी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्लास में और हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे। इसमें बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में भी ज़्यादा चीज़ें आ रखी होगी, डोनेशंस वगैरह भी ज़्यादा दे रखे होंगे, अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। इसमें तो सब्सक्रिप्शन भी इजी था, उसमें सब्सक्रिप्शन भी थोड़ा बड़ा लेवल का होगा। तो मिलते हैं बच्चों आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।